नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है अभियुक्तों के खिलाफ और इसी कड़ी में सोमवार के दौरान जिस बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, उस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर ही उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले उस अभियुक्त को यूपी पुलिस की लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, गाजियाबाद की बात हो तो वहां पर भी इस तरीके के अपराधी को ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद की। कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आ रहे थे मोटरसाइकिल से। पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुककर तेजी से अपनी गाड़ी को भगाने लगे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा अपनी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ उसने अपना नाम अंशु सिंह मुकेश प्रताप सिंह बताया, जो रेवती थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत अभियोग 194/2025 109। लगातार अभियान चला रही है और यूपी पुलिस अब बदमाशों के मन में खौफ पैदा करना चाहती है और बदमाश है कि रुकने का नाम नहीं रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है चेकिंग के दरमियान, तो ये पुलिस पर ही उल्टा फायर झोंक देते हैं, जिसके बाद इस तरीके की घटना हो जाती है। यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार इस तरीके से, अगर शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन एनकाउंटर की खबरें ना आ रही हो, अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए लगातार यूपी पुलिस इस तरीके के अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी जैसे शहर में, राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ जैसे शहर में इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं, तो उनके भी जो अपराधी, उनके हौसले और मनोबल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं है। लेकिन लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला करके, अभियान चला करके उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है और राजधानी पुलिस ने बेहतर काम किया और 24 घंटे के भीतर मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े में सबसे पहले रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए हमारी मौजूदगी जिला अधिकारी ऑफिस के ठीक सामने रायबरेली में है और अगर बात करें तो ये हमारे पीछे आप भीड़ दे सकते हैं, ये हुजूम है संविदा कर्मी जो है विद्युत विभाग में कार्यरत थे। ये वो संविदा कर्मी हैं जिन्होंने जो है, ये लगभग 400 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको जो है विद्युत विभाग ने अब एक ये बड़े स्तर पे, आप भी देख रहे होंगे, आप बैठे हैं लखनऊ में तो आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से संविदा कर्मियों को बिना किसी हिदायत दिए, बिना किसी नोटिस दिए, इनको तत्काल प्रभाव से जो है संविदा कर्मी को निकाल दिया गया है। जो धूप में रात दिन काम कर रहे हैं उनको इनके नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये संविदा कर्मी कहीं कहीं भी नहीं रह गए। इनकी रोजी रोटी अगर बात करें तो डेली इनको जो है कुआं खोदना है, उससे पानी निकालना है और उसी से इनका घर चलता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धूप में किस तरीके महिलाएं हैं और इसमें एक दो मामले तो ऐसे चौंकाने वाले हैं कि जहां पर अखंड जो आपको बात करूं तो एक मामला ऐसा दो निकल के आया जिसमें 2018 में एक संविदा कर्मी था जिसकी जो है कार्यरत थे वो और उनकी मृत्यु हो गई। उसको जो है विभाग ने उनकी महिला जो फीमेल थी उनकी जगह पे उनको नौकरी दी। उसके बाद आज उनको भी वहां से टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये बड़ा राज्य विद्युत विभाग का जो है बड़ा फैसला है और इससे बड़ी जो है अगर बात करें समस्याएं भी हैं और खासकर समस्याएं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, उनके लिए बहुत ज्यादा है। क्या है पूरा मामला, आपके ही कुछ लोग हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के कार्य से हटा दिया गया, छटनी का बहाना बनाकर। जनवरी माह में हमारे 49 साथियों को 55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटा दिया गया था और अप्रैल के महीने में 383 लोगों को छटनी के नाम पर हटा दिया गया। तो इस प्रकार से 432 परिवारों को बेरोजगार करने का काम पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा किया गया है। अगर 400 कुछ लोगों को जो है प्रबंधन कॉर्पोरेशन ने जो है बिना नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया है, ये पूरा मामला है। और इसमें ये मैडम हमारे सामने है और इनसे भी बात करेंगे। कब आपके हस्बैंड को नौकरी मिली थी? 2016 में। 16 में। और कब उनकी डेथ हुई थी? 18 में। कैसे डेथ हुई थी?
हम में लाइन बना रहे थे, लाइन चालू हो गई तो वो गिर गए हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर आपको नौकरी मिली उनकी जगह? हाँ तो आज उसमें से आपको भी हटा दिया है? हाँ, हटा दिया। कह रहे हैं कि अब छटनी हुई तुमको कंपनी ने हटा दिया है। देखिए अखंड, ये पूरा मामला है जी। इंद्रवीर, सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार जो कंपनी वाले हैं बिना किसी नोटिस के इन लोगों को पहले तो कार्यमुक्त कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में भी इस तरीके से ऊपर एक परिवार के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है और इन परिवार जो आपके पीछे लोग खड़े हैं ये गर्मी में आकर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कोई खुशी से तो खड़े नहीं हुए हैं। इनको अगर कोई वजह होती उससे पहले कुछ ना कुछ आपको इतला करना चाहिए था। एक पहले कोई नोटिस दी जाती है, अचानक से जिसका मन में आएगा उसको नोटिस पे आप बाहर निकाल दोगे। अगर निजीकरण के चक्कर में, इसी निजीकरण के चक्कर में सारे के सारे विद्युत कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने अपने कदम जरूर पीछे खींच लिए, लेकिन संविदा कर्मियों के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव अगर कोई कंपनी कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है? किस लिए? क्या इनकी जगह पे किसी और को नहीं रखा जाएगा? किसी को तो रखा जाएगा वहां पर। और अगर नहीं रखा जाएगा तो क्या ऐसे ही किसी को भी आप बिना किसी प्रायर नोटिस के आप बाहर निकाल दोगे नौकरी से? कहाँ जाएंगे परिवार वाले? उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कम से कम ये सवाल है, इस सवाल का कौन जवाब देगा? कौन से अधिकारी इसका जवाब देंगे? अखंड, मैं अभी आपको बताऊं जल्दी में क्या हुआ था। अभी 2-4 दिन पहले एक मामला था गोरा बाजार में, और वहां पे भी सेम यही पैटर्न था। वहां पे भी कुछ इश्यूज थे। उन इश्यूज को लेकर जब वहां पे कई बार ऐसे धरने प्रदर्शन हो चुके, IBC 24 ने इसको कवर भी किया। तो हुआ जब, तो वहां पे ADM प्रशासन और DM अर्चना माथुर और SP डॉक्टर यशबीर सिंह, मतलब जिले के जितने आला अधिकारी हैं वो बैठते हैं। आपातकालीन एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में बैठ करके 24 घंटे के लिए एक टीम गठित होती है जो विद्युत कॉर्पोरेशन को जो है मॉनिटर करने वाला। उन्होंने बात करें तो उसमें नोडल अधिकारी, कई ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जिसमें शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में किसी तरीके की विद्युत की आपूर्ति होती है तो उस पर निगरानी की जाए। ऐसे ही विद्युत कर्मियों को लेकर के अभी जो है उन्होंने यहाँ पे गोरा बाजार जो इनका पावर हाउस है वहां पे हड़ताल करी। तो ऐसे प्रशासन जाएगा और 24 घंटे के लिए वहां पे एक निगरानी मॉनिटर सेल बनाएगा बाकायदे। लेकिन आपने जैसा कहा कि क्या ये जो परिवार है, गरीब तबके परिवार है, बिना कोई नोटिस के निकाल देना, ये कहां तक उचित है या कहां तक अनुचित है, ये खुद उस विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा, उनको खुद सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ही एक ऐसी पावर है शायद जो हर एक उम्मीद पे, एक अगर बच्चा IPS बनता है आज के जमाने में या अगर IAS बनता है तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि मिट्टी का तेल या घासलेट आएगा और हम लालटेन जला करके हम पढ़ाई कर पाए। दैट इज इम्पॉसिबल। और पॉसिबल अगर इनका है तो यही एक ऐसी चिड़ी है। JEE, SDO, FSDO, ये सब कोई जो आला अधिकारी एसी में बैठे कोई नहीं जाता। अगर आपके घर पे आपको बिजली मिल रही है तो ये वो कर्मचारी हैं, इनकी बदौलत आप AC में बैठे हैं। जिस दिन ये हड़ताल पे चले जाएंगे पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश ठप हो जाएगा अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया। और इनकी ही आवाज को इस तरीके से विदाउट नोटिस टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये इसमें खैर जिलाधिकारी महोदया ने जो है बात करी है, इनका कहना है। आपसे पूछते हैं क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा जिलाधिकारी महोदया ने आपसे? जिलाधिकारी महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया। ज्ञापन देने के बाद संबंधित प्रबंधन के अधिकारियों को ऊपर निर्देशित किया और जांच कराने के बाद जो है न्याय दिलाने की बात कही। देखिए पूरा जो है कहीं ना कहीं जिलाधिकारी अर्चना माथुर की अगर बात करें तो लगभग 2 साल कार्यरत हो गया उनको। रायबरेली में 9वां महीना आएगा तो 2 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी अपनी कार्यशैली रही है, कहीं ना कहीं संज्ञान लेती है, लेकिन संज्ञान लेने के बाद जो मंत्री है विभाग का वो संज्ञान लेता है नहीं। ये बड़ा सोचने वाला विषय होगा। इनको आश्वासन मिला है, जो ये लोग आए हैं गरीब में धूप में, तो इनको आश्वासन जिलाधिकारी महोदया की तरफ से मिला है कि आने वाले समय में आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये भूखे बच्चे, प्यास से बच्चे जो दूर दराज से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, इनको न्याय मिल पाएगा नहीं। जो जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने हस्बैंड को गवा दिया 2018 में काम करते समय, उस समय लाइन चालू कर दी गई 11,000 और वो ऑन द स्पॉट मौके से मर गया। ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो और ये पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था और उसमें जो है संज्ञान लेते हुए इनको नौकरी दी गई। दर्द नहीं दिखता, दर्द नहीं दिखता इनको। दर्द इनको दिखता, अगर दर्द दिखता इन पीड़ित लोगों का, जो कर्मचारी आपके पीछे खड़े हैं, इनकी वजह से रायबरेली जिले में तमाम जो लोग आराम से बैठ करके AC कमरों में आनंद ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इनका परिवार इसी से चलता है। दूसरे सबसे बड़ा सवाल है कि 1 लाख संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जो नियमित जो कर्मचारी थे वो 29 मई से हड़ताल पर जा रहे थे। सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि अगर ये लोग हड़ताल पर जाते हैं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को खुद ही नौकरी से निकाल दिया गया, हड़ताल पे भी नहीं जा रहे हैं, ये लोग तो नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे चला रहे हैं? दो तरीके का रवैया कैसे अपनाया जा रहा है? एक तरफ आप नौकरी से निकाल रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि अगर आप चले जाओगे तो आपको हड़ताल पे जाओगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो हड़ताल पे भी नहीं जा रहे बेचारे, ये तो काम कर रहे हैं। और अगर उसके बाद इन लोगों को दिन में आकर के दोपहर में आके ज्ञापन देना पड़ रहा है, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इतने परिवारों को आज की डेट में उनको नौकरी से निकाल दिया गया? उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? ज्ञापन लेने भर से क्या उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? ये इतने सारे लोग भीड़ में क्या खुशियां मनाने आए वहां पर? क्या किसी की पीड़ा गम क्या दिखाई नहीं देता इन लोगों को? वजह क्या बताइए इनको निकालने के लिए? ये जरा पूछिए इनसे। मैं सवाल हो लेता हूँ, कब से आपको ये टर्मिनेट किया गया है और क्या इस टर्मिनेट करने के पीछे मेन मकसद क्या है? मेन मकसद पता नहीं उनको, लेकिन ये जानकारी है कि 30 तारीख से हमको सूचना मिली कि कल से काम पे आपको नहीं जाना है। सबसे कल से मतलब कब से बोला गया है? मार्च 30 मार्च से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? काम से रोक दिया गया इन लोगों को कि आप लोग काम मत करिए। हाँ। आप लोगों का कंपनी द्वारा नाम हटा दिया गया है। अच्छा, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज आई है, लेकिन ना तो ये अधिकारी किसी चीज को बताना चाह रहे हैं ना कंपनी नहीं, तो आप लोगों की जगह पे किसी दूसरे को अपॉइंटमेंट किया गया? नहीं, विभाग कह रहा है कि हमारे इतने ही कर्मचारियों में काम चल जाएगा और ये भी कर्मचारी ज्यादा विभागीय अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का जो 2017 का मानक है, एक फीडर पर एक गैंग काम करेगी, एक गैंग में 3 आदमी होंगे, और आज आपने ही आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्येक उपकेंद्र पे 9 कर्मचारी। मतलब कितने महीने से बेरोजगार है आप लोग? 2 महीने हो गया। 2 महीने, मार्च से। हाँ, और जब 55 साल वाले जो कर्मचारी 55 साल का हवाला देके हटाया गया, तो उनको जनवरी माह से और वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। और बिना बताए एक गांव वाली बात हो गई कि आप कल से ना आइएगा, इस तरह से अधिकारियों द्वारा बोला गया कि आप कल से आइए, आपका काम नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या इनको मार्च से हटाया गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इंद्रवीर, सवाल यही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि निजीकरण करेंगे, दूसरी तरफ निजीकरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि बिना किसी कोई प्रायर इंफॉर्मेशन के एक इतने परिवार को, जो इतने बड़े परिवार जो पीछे आपके दिखाई दे रही है भीड़, उनको बिना किसी प्रायर नोटिस के आप हटा दे रहे हैं। तो निजीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आप निजीकरण में आपको पहले नौकरी दी जाएगी और आप उससे कर देंगे, उसके बाद मैं सर्किल पे खड़ा हूँ, सर्कल है और इस सर्कल के चारों तरफ भीड़ है, और ये वही लोग हैं जो इनको सबको टर्मिनेट किया गया है विदाउट नोटिस। और ये कहाँ जाएंगे? शायद इनमें बिल्कुल खेती है, सही बताइए। अब देखिए, मतलब अगर कुछ ऐसा परिवार है जिनके पास खेती भी नहीं है। दिक्कत यही है इंद्रवीर, एसी कमरे में बैठे हुए अधिकारी पता नहीं किस हिसाब से सोचते हैं और क्या सोचते हैं कि अगर इतने परिवार जो धूप में खड़े होकर के नौकरी के लिए परेशान है, उनको बिना किसी नोटिस के आपने नौकरी से हटा दिया, सोचिए कम से कम उन परिवारों का क्या होगा। अगर कोई भी अधिकारी इस खबर को देख रहा हो, जिम्मेदार हो, अगर मंत्री भी देख रहे हो, तो कम से कम इसका संज्ञान लेकर के इनके लिए कोई कार्रवाई कीजिए और इनको वापस नौकरी पर रखिए। ये परिवार है, ये परिवार घूमने के लिए नहीं आए थे गर्मी में, इनकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश सोता है रात में, दिन में, चाहे कहीं भी आप लोग भी बैठते हैं इसी कमरों में इन्हीं की वजह से, और बिना किसी प्रायर नोटिस के आप इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, आपको जरूर इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचेंगे तो आज इनके परिवार की बदुआएं आपको लगेगी और बाद में समझ आएगा कि आपने क्या किया था। जिलाधिकारी से बात कीजिए, आखिरकार इनकी समस्याओं का जो समाधान होने की कितनी प्रबल संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी की। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से, कौन सी बड़ी खबर है? हाँ, देखिए कल जिस तरीके से मैंने कल बताया था कि प्रधानमंत्री का दौरा है, उसकी खबर को लेकर के अपडेट है कि आज मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद है और कार्यक्रम स्थल का प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो कार्यक्रम स्थल का वो जायजा लेंगे। इसी के साथ जितनी योजनाओं का लोकार्पण होंगे, जिनका उद्घाटन सभी परियोजनाओं को भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद है, किसी भी तरह की समस्या न हो, और निरीक्षण के बाद में यहाँ के अधिकारी हैं साथ में बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पर तय किया जाएगा जो कार्यक्रम है, जितनी देर यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, लगातार गर्मी बढ़ रही है, हालांकि एक तरीके का टेंट का उपयोग किया जाएगा जिसमें गर्मी कम लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसका निवारण भी उसी जगह पर हो जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। अवनीश एक मिनट रुकिएगा, ब्रिजेश जरा म्यूट कर लीजिए आप।
अवनीश, बिल्कुल 30 तारीख का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में होंगे और राजधानी के ठीक बगल में होंगे। सबसे बड़ी बात है कि तमाम योजनाओं को लेकर के भी वहां पर जा रहे हैं और उससे पहले एक दिन पहले बिहार में होंगे। ये माना जा रहा है, क्योंकि कल भी आपसे पूछा था, क्या कोई अपडेट आया है अवनीश उनके परिवार वालों से, जो वहां पर पहलगाम में जिस शुभम की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, क्या उसके परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि देखा गया था राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी, तो क्या ऐसे में माना जाए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो उनका परिवार है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात में, लेकिन जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, उससे जरूर उम्मीद लगाई जा रही है। और लगभग हम कहें कि ये तय हो गया है कि जो है कहीं ना कहीं शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है। और जब ये पहलगाम का मुद्दा उठा था उसमें शुभम एक मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो है शुभम की मौत मुख्य रूप से सामने आई थी, क्योंकि उनसे ही जो है धर्म पूछ करके जो है गोली मारी गई थी। तो उसी जगह से कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन करके जो है बड़ा एक मुद्दा पूरे देश और पूरे दुनिया में बन करके तैयार हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से मिलने की जो कयास है वो काफी तेजी से लगाए जा रहे हैं। और ये लगभग तय भी हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है उनके पिता और उनकी पत्नी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं और मंच पर भी कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद रह सकते हैं कल। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें, और जितने भी अगर अभी संबोधन किए हैं, अगर गुजरात की बात की जाए, वहां पर भी जाकर के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की थी और लगातार जो सेना है उसके शौर्य का भी उन्होंने गुणगान किया था, और किस तरीके से पाकिस्तान को एक कहीं ना कहीं जो उसके नापाक इरादे थे उसको भी धोने का काम किया था और कड़ा संदेश देने का काम किया था। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर की मिट्टी से क्या कुछ संदेश देंगे मोदी जी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और अभी से ही लगभग इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्योंकि बीजेपी स्टार्टिंग से लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हर चीज की पहले से ही कोई ना कोई तैयारी शुरू करती है, और इस जगह पर भी कुछ ऐसा संबोधन जरूर सुनने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और साथ ही शुभम द्विवेदी, जिनकी हत्या कर दी गई थी पहलगाम में, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश। जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायतों में या नगर पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती है। आज हम बात कर रहे हैं बिस्कोहर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 विश्वनाथ नगर का मामला है, जहां सरकार के द्वारा लाखों रुपए लगा करके सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती है। उस पर केंद्र जो है केयर टेकर भी नियुक्त कर दिया गया है और सामुदायिक शौचालय खुलने का समय सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का समय दिया गया है। मेरे द्वारा एक विजुअल दिया गया, इसको एक बार विजुअल दिखाया जाए, उसपे इस टाइम भी ताला लटक रहा है। अब ऐसे में अगर सामुदायिक शौचालय पे लिख जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजुअल में दिखाया गया कि सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक सामुदायिक शौचालय खुला रहेगा। इसपे केयर टेकर की नियुक्ति भी किया गया। केयर टेकर मानदेय भी पा रहा है, इसके बावजूद भी इसपे अभी भी ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ी ये भ्रष्टाचार होगा। हो सकता है इसमें नगर पंचायत के जो शासकीय अधिकारी हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, उनकी मिली भगत का ये कारनामा हो कि केयर टेकर का नाम लिख दिया गया और वो केयर टेकर को आधा अधूरा पैसा दे करके और शेष पैसा नगर पंचायत के आला अधिकारी हो सकता है उनके हाथों में चला जाता हो। अब ये तो सबसे बड़ी देखिए लापरवाही सामने आ रही है और ये सरकार की ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के नगर पंचायत के जो आला अधिकारी पटीका लगाते दिखाई दे रहे हैं। जी विशेष दिक्कत ये है ना कि डेट पे बनी हुई दिखाई दे रही है, वो चाहते हैं स्कूल पत्ती तो खराब ना हो, उसमें ताला लटका रहेगा तो ताला तो जाएगा ही नहीं, तो खराब ही नहीं होगा, चमकता रहेगा। केयर टेकर का भी नाम जो पत्थर लगा हुआ है, जो नेम प्लेट लगी हुई है, आराम से केयर टेकर को भी आराम से तनख्वाह दी जा रही होगी, आदमी जुड़ी आ रही होगी। जो भ्रष्टाचार करना चाह रहा है उसको भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार उसके पास आ जा रहा है। सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गया है, जो गुजरता होगा वो देखता होगा कि भाई शौचालय बड़ा बढ़िया शानदार बना हुआ है,
फलाना जी ने बनवाया है, लेकिन सबके बीच किस चीज के लिए बनवाया गया है, क्या उसके यूज करने का कोई मुहूर्त निकलवाया जाएगा, ताला खोलने के लिए कोई मुहूर्त निकलवाया जाएगा, कब खुलेगा वो, कब उस मुहूर्त के तहत आप उसका ताला खोलोगे? केयर टेकर की जिम्मेदारी अगर है तो केयर टेकर कहाँ है? उस केयर टेकर के ऊपर क्या जिम्मेदारी केवल ताला लगाने की दी गई है क्या कि ताला बंद कर दो, खुलना नहीं चाहिए? ये ताला खोलने की जिम्मेदारी है, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, कैसे जाएगा, कैसे यूज करेगा कोई व्यक्ति अगर उसको कहीं जाना होगा तो? देखिए खंड, हम आपको बता दें कि जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, इस सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन भी हो गया है, ये टेकर का नाम भी लिख दिया गया। इसके बावजूद भी आज भी उसमें ताला लटक रहा है। जब इसको लेकर के यहाँ के जो शासकीय अधिकारी उनसे संपर्क किया गया, उनका मोबाइल नहीं लग पाया। इसके बाद यहाँ के जो बाबू हैं, जो नगर पंचायत के, उनसे संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि उसमें अभी भी कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ है और जल्द ही उसको खुलवाया जाएगा। लेकिन जब काम अधूरा था, दुकान कैसे उद्घाटन क्यों करा दिया भाई? हैंडओवर कैसे हो गई बिल्डिंग? अगर काम की बिल्डिंग है, हैंडओवर होने का कोई मतलब ही नहीं है, उद्घाटन क्यों करा है? यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि उधर हैंड ओवर कर दिया गया, केयर टेकर का नाम लिख दिया गया, इधर लिख दिया गया समय आने जाने का समय, सामुदायिक कितने बजे से खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, और इसके बाद भी उसमें ताला लटक रहा है। ये सबसे बड़ी लापरवाही बिस्फोट नगर पंचायत की है। कितने दिन पहले इसके सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन हुआ था? ये मान के चलिए लगभग 2 से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले उद्घाटन हो गया, उसका जो होगा फीता उता काट दिया गया, नाम लिख दिया गया, और उसके बावजूद भी काम अधूरा है। पैसा सरकार से भुगतान तो हो गया होगा बिना, अगर आपने पूरा का पूरा काम नहीं किया होगा तो हमको तो भुगतान हो भी गया होगा आपका। जी बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल अधिकारियों से विशेष पूछिएगा आखिरकार कि क्या 3 महीने पहले जिस चीज का उद्घाटन हो चुका है, अगर अभी भी काम अधूरा है तो उद्घाटन क्यों कराया गया? और अगर काम पूरा हो गया है तो उसका कितना ताला खुलेगा? अगर कोई मुहूर्त निकलवाना हो तो बताइए, हम लोग मुहूर्त निकलवा के पता कर लें कि मुहूर्त खुल जाए, मुहूर्त में खुल जाए ताला। जरूर पूछेगा अधिकारियों से कि आखिरकार इस तरीके से ताला लटका हुआ है या जो जिम्मेदार है उनकी बुद्धि में ताला लटका हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रताप की? बिल्कुल अखंड, देखिए बिल्कुल प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार वो विजुअल चल जाए, फिर उसके बाद पूरी खबर अपने आप वो प्रदर्शित हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि वो पूरी खबर है क्या, और आप भी समझ जाएंगे कि वो पूरी खबर का तात्पर्य क्या है। एक बार चाहेंगे कि वो विजुअल चल जाए। अखंड, आपने विजुअल देख ही लिया होगा, समझ ही गए होंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे है पूरा मामला। बिल्कुल समझ में ही आ ही रहा है ज्ञानेंद्र, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं, कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ बता देती है कि जो परिवहन विभाग की धक्का मार बसें हैं जिसको लोग धक्का लगा रहे हैं, इस पर आप पहले कुछ बताएं, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग खबर भी जरा जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो यात्री हैं जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, प्रतापगढ़ डिपो की बस को धक्का लगा रहे हैं कि आगे चली जाए, पीछे है वो जा ही नहीं पा रही तो उसको धक्का लगा रहे हैं। एक और मसला आया, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त कौशाम्बी से, जहां पर एसडीएम की जो गाड़ी होती है, बोलेरो गाड़ी जो सरकारी गाड़ी है, उसको एक व्यक्ति जो सर्कस के रूप में सर्कस दिखा रहे हैं वहां पर लोग, एसडीएम साहब खुद देख रहे हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उस सर्कस को देख रहे हैं, बालों से भी खींच रहा है व्यक्ति, वहां पे सर्कस देखा जा रहा है। देखिए एक तरफ सरकारी गाड़ी, वो भी एसडीएम की जो गाड़ी होती है सरकारी गाड़ी, उसको कोई कर्तव्य दिखा रहा है, एक सर्कस दिखा रहा है, और वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो सर्कस और कर्तव्य देख रहे हैं। पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि किस तरीके से सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सर्कस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी महकमे, जिस परिवहन विभाग के ऊपर लोगों को गंतव्य तक छोड़ने की जिम्मेदारी है, उस बस का आलम यह है कि जो प्रतापगढ़ के लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं वो उसको धक्का लगा रहे हैं कि भैया धक्के से, वो भी इतने सारे लोग धक्का लगा रहे हैं कि धक्के से ही आगे बढ़ जाए, हो सकता है धक्का मारते मारते हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बताइए ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए अखंड, गर्मी बहुत तेज है। पहली बात तो ऐसी बसों की प्रतापगढ़ में खासतौर पर कमियां तो वही हैं, और दूसरी बात इस गर्मी में अगर खुद यात्रियों को धक्का लगाना पड़े,
सोचिए, यात्री अपने गंतव्य तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन गंतव्य हमको नहीं लग रहा है कि वो, इससे बेटर है कि वो पैदल ही जा सकते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला पट्टी क्षेत्र का है, पट्टी बस अड्डे का है वहां पे। और इस रूट की एक खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस रूट पे मात्र 2 बसें हैं, और ये पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। सोचिए, इतने बड़े मंत्री हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो कल्याण सिंह की हो, चाहे राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो इसके बाद जो है योगी के 2017 के कार्यकाल में वो मंत्री, साफ तौर पे कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और उसके बाद भी 2 बसें, और दोनों की दोनों बसों में धक्का लगाने जैसी स्थिति आ जाए, वो भी बस अड्डे पे। सोचिए, बस एक कदम आगे नहीं चली थी, और ये बीचों बीच पट्टी इलाके के ही मामला है। बीचों बीच पट्टी में ही जैसे ही बस को स्टार्ट करा गया, पहले तो स्टार्ट हो गई, और जैसे ही कंडक्टर करते नहीं है कि पट्टी, प्रतापगढ़ और आसपुर देवसरा, उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई बस बंद हो गई। फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, बस दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद पूरी बस खचाखच फुल थी, और उसमें यात्री भरे पड़े थे। उनको जौनपुर और सुल्तानपुर का बॉर्डर पड़ता है, आसपुर देसरा ढकवा बाजार जिसे कहते हैं, लखनऊ वाला रूट है, वहां उनको जाना था। लेकिन बस तकरीबन, पहली बात तो आधे घंटे तक स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, स्टार्ट नहीं हुई। फिर यात्रियों ने धक्का दिया, स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई। फिर एक तो बसों की हालत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, और ऊपर से 43 से 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चल रहा है प्रतापगढ़ में। यात्रियों को धक्का लगाना पड़ रहा है। फिर से एक कह सकते हैं कि बिना टेम्परेरी बसें रोडवेज की ही, जो कि यार्ड में खड़ी थी, उसको बुला करके फिर से दोबारा यात्रियों को दूसरे बस में, एक स्कीम चलानी चाहिए परिवहन विभाग के जो मंत्री जी हैं उनको और अधिकारियों को, कि आइए धक्का लगाइए और गंतव्य तक फ्री में जाइए। एक स्कीम चलाइए, बसों के पीछे लिखवा दीजिए कि आओ धक्का लगाओ, अपने गंतव्य तक फ्री में जाओ। ये स्लोगन लिखवा देना चाहिए धक्का मार बसों के लिए। बिल्कुल अखंड, बहुत अच्छी चीज आपने बोला। देखिए, मैं यही कहने भी जा रहा था। सबसे ऊंची बात आपको बताने जा रहा हूं, और आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। परिवहन मंत्री की आपने बात की, प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री भी हैं वो। सबसे ऊंची बात और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं। कल ही आए थे, और कल ही ऐसी घटना हो। और सोचिए, जहां ये आए थे कल, और इनका क्षेत्र भ्रमण था, पट्टी भी गए थे। सोचिए, सबसे ऊंची बात यही है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, परिवहन मंत्री है और ऊपर से प्रभारी मंत्री है प्रतापगढ़ के, और प्रतापगढ़ के बस अड्डे का हाल आप देख लेंगे तो मैं ये कहूंगा कि उससे लाख गुना अच्छा अमेठी का बस अड्डा है, उससे लाख गुना अच्छा कौशाम्बी का बस अड्डा है। मैंने हर एक बस अड्डे देखे हैं, उससे लाख गुना अच्छी सफाई जो है कौशाम्बी और अमेठी में है। तो देखिए, हर एक चीजों का एक पहलू होता है। आपने बस अड्डे का यहाँ का रेंज बहुत बड़ा है, हर एक बस अड्डा बनाया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मेन जो रोडवेज बस अड्डा है, उससे लाख गुना अच्छा रामपुर खास, जो कि प्रमोद तिवारी का रोडवेज जहां उन्होंने अस्थायी खुलवाया, वो बना हुआ है। बीजेपी के विधायक रहे धीरज ओझा, उन्होंने अपने विधानसभा में रोडवेज बस अड्डा बनवाया, परिवहन मंत्री से कहलवा करके। उस प्रतापगढ़ के लाख गुना अच्छा है। लेकिन पट्टी बस अड्डे की बात करें तो पहली बात तो, अगर वहां 4 बसें अगर खड़ी हो जाए तो खड़ी नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज, अब बसों की हालत, उस रूट पे मात्र 2 बसें चलती है, एक सुबह एक शाम, और उसमें भी बसें उनको ऐसी मिल रही हैं कि यात्रियों को सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए, कचहरी का टाइम होता है, सुबह 7 बजे से कचहरी होती है, और वही केवल वो कचहरी के टाइम पे आते हैं। वो बसें जो चलती हैं, वो कचहरी के टाइमों पे बसें चलती हैं, और उसमें भी यात्रियों को तकरीबन 3.5 घंटा कल इंतजार करना पड़ा। तो यात्रियों को कितनी परेशानियां हुई होंगी, और ऊपर से इस तपती हुई धूप में। फिलहाल प्रभारी मंत्री हैं, क्या एक्शन लेंगे? कल वो पट्टी में थे, शायद हो सकता हो कि उन्हीं के सामने से आपको एक बात बताया, कहना नहीं चाहिए, लीपा पोती वाली कहानी है। अधिकारी कह देंगे कि बस खराब हो गई भाई, अचानक से खराब हो गई, कोई क्या एक्शन लेगा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्राइवेट बसेस का हाल, कि प्राइवेट बसेस धड़ल्ले से दौड़ रही हैं और कितनी घटनाएं घट रही हैं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर क्या परिवहन विभाग, सरकारी बसें जिसके पास एक बहुत बड़ा सब कुछ सुविधा है, बस अड्डे से लेकर सब कुछ अपने पास है,
जो प्राइवेट बसेस है वो एक चौक बनाती है, उनका कोई अड्डा नहीं है, लेकिन प्राइवेट बस पे चढ़ने के लिए तमाम लोग पता चल जाता है यहाँ से मिलेगी, क्योंकि सहूलियत मिल रही है, उनका किराए में भी कमी है और गंतव्य तक आसानी से पहुंच भी जा रहे हैं। लेकिन सरकारी बसों का हाल यही है जो आपने दिखाया, इनको धक्का लगाया जा रहा है। तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धक्का लगा के चढ़ के चले जाएं, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे भगवान भरोसे है। प्रभारी मंत्री प्रतापगढ़ के हैं, प्रभार है, देखते हैं कि कुछ कर पाते हैं प्रतापगढ़ में। बस अड्डों का कुछ जो बदहाल स्थिति बनी हुई है वहां पर, उसको सुधार पाते कि नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की बस की जो डिमांड है 2 से 3 या 4 कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखना चाहिए। अब इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा उनको, प्रभार भी है उनके पास, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करना चाहिए। प्रभार तो है ही है, साथ में परिवहन मंत्री भी है, तो और सीधी सी बात है कि आपने कहा कि प्राइवेट बसेस के लिए अगर आज की डेट में हमको यहाँ सीधे से बनारस जाना हो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बनारस अगर हमको आपको जाना हो तो बनारस के लिए मिनिमम 1 से 2 बसेस हैं, सोचिए। दूसरी चीज, प्राइवेट बसों की भरमार है, अगर आप प्राइवेट बस चाह रहे हैं तो आपको भरमार मिल जाएगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे बड़ी बात कि पट्टी के लिए आपको 24 घंटे प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी, उसमें मानक के रूप में। अगर सही बात करें तो आरटीओ अगर एक बसेस को चेक करने लगे, और मैं खुल के कह रहा हूँ सबसे ज्यादा प्राइवेट बसेस हैं अगर किसी के पास तो सत्ता पक्ष के लोगों के पास है, जो कि 2 लोगों का यहाँ पे कब्जा है। पहला है पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। मेरा जो अनुमानित आंकड़ा जो मेरे पास है, 35 से अधिक बसेस है और तकरीबन 80 से अधिक ट्रकें हैं। और उसके बाद बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय हरि प्रताप के पास इससे भी ज्यादा बसेस हैं। तो बसों की भरमार है, सत्ता पक्ष के हो चाहे सत्ता हो या ना हो, सत्ता पक्ष के लोगों की भरमार है। सरकार की तो जो बसेस हैं वो क्या करने के लिए चलेंगे जब सत्ता पक्ष के लोग भरमार चला ही रहे हैं, बस तो फायदे के लिए, मुनाफे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं तो अगर मानक के रूप में बात करूं तो ये लोग यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, जितना चाहे उतना भर लें। अगर फिटनेस की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, इनकी गाड़ियों को कोई रोकने वाला नहीं होता है। और यही प्राइवेट बसेस जो अपने मानक के रूप में चलती हैं अयोध्या टू नागपुर या मुंबई के लिए, जो कि इस बीच जब से राम मंदिर बना है तब से प्राइवेट बसेस एसी की, तो उनको ज्यादातर परेशान किया जाता है जो बाहरी यात्री होते हैं। अगर मैं हाईवे के पास 1 घंटे बैठ जाऊं तो तकरीबन 30 से 40 बसेस वीवीआईपी निकलती हैं, लेकिन उनको जरूर रोका जाएगा। उनको इसलिए रोका जाएगा, उनकी एक गाड़ियों को, यात्रियों को परेशान किया जाता है। लेकिन आपके नाक के नीचे प्राइवेट बसेस चल रही हैं, रोडवेज को धक्का दिया जा रहा है, शासन प्रशासन उसको नहीं देखेगा। लेकिन जो अयोध्या टू नागपुर या महाराष्ट्र चलती हैं या कहीं भी जाना होता है तो उन यात्रियों को परेशान के लिए ज्यादा, क्योंकि जो रोडवेज में चल रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है। अभी हाल ही में 2 बसेस सीज की गई। मालिक हम लोगों से मिला भी था कि हम लोगों का पूरा कागज पत्र तैयार था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि 2 सवारी एक्स्ट्रा बैठी है, इसलिए आपकी गाड़ी का चालान हो रहा है और सीजिंग की प्रोसीजिंग की जा रही है। तो देखिए, प्राइवेट बसेस आप सत्ता पक्ष की छुइए, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन ये रोडवेज बसेस है, ठीक है, आप रोडवेज बसेस को ठीक कर देंगे और यात्री वहां बैठने लगेंगे। यात्रियों को तकरीबन 3 घंटे इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये विजुअल था, पूरा का पूरा रोडवेज का हाल बता रहा है। प्रभारी मंत्री भी है दयाशंकर सिंह और ऊपर से परिवहन मंत्री भी है। थोड़ा सा नजर घुमा ले और आरटीओ साहब लोग भी इस पे नजर घुमा ले तो बहुत ही अच्छा होगा। रोडवेज के कर्मचारी जो है, जो अधिकारी है, वो थोड़ा सा नजर घुमा के इन बसों का हाल देख ले कि इन बसों का क्या हाल है और यात्रियों को किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दावों की पोल केवल 22 सेकंड का विजुअल खोल रहा है। दावे और हकीकत में बहुत अंतर होता है ज्ञानेंद्र, शायद ये बात अधिकारी भी जानते हैं। और दूसरी चीज, इसलिए दावे बड़े बड़े करते हैं, हकीकत से बहुत दूर तक होते हैं, कोसों दूर होते हैं। दूसरी चीज, देख रहे होंगे खबर, लेकिन जो चीज उन्हें देखनी चाहिए वो देखते हैं, उस चीज को नहीं छोड़ते। आप ये एकदम ये बात रिमेम्बर करिएगा कि जो चीज उन्हें देखनी होती है, जहां से कुछ लाभ होगा वो जरूर देखते हैं, लेकिन जहां से लाभ नहीं होता है उसे देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और आम जनता तो वैसे ही भगवान भरोसे है, चलती जाएगी, जहां तक उनको पहुंचना होगा गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो या सत्ता पक्ष की जो लोग हैं उनकी बस हो, किसी भी बस से वो पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक और आराम से। अधिकारी महोदय भी मस्त होकर के चल रहे हैं, लोग तो पहुंच ही रहे हैं ना, कुछ शिकायत है नहीं। बस जाएगी, कह देंगे खराब हो गई है, क्या करें भाई, दूसरी बस मंगवा के भेजा तो गया है। ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी इसी तरीके से मस्त रहे, जनता भले ही त्रस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? ये अगर हम बताना चाहेंगे कि
एक आज हरियाणा थाना से जुड़ी खबर है। जो हरियाणा थाना के जो मजदूर अपनी पेट के लिए काम धंधा करते हैं, लेकिन एक ऐसा ही मामला जो हरियाणा थाने से आया है, जहां पर मजदूर एक के घर में काम करने गया था। जब उसने अपनी मजदूरी को लेकर पैसे की डिमांड की, जब उन्होंने पैसे ले गए, उसके एवज में उसको मारा पीटा गया है और उसके मारने बाद उसको पैसे भी नहीं दिए गए। और जब वो थाने पर गया, थाने उसकी FIR भी नहीं दर्ज हुई है और वो फरियादी इधर उधर मारा फिर रहा है। जी अखंड। आदर्श, आखिरकार अगर इस तरीके से कोई गरीब आदमी अपनी मजदूरी करता है और मजदूरी के एवज में कुछ पैसा चाहता है, क्योंकि पैसे की डिमांड ये पहले ही बता दी हो कि हम इतना काम करते, हमें इतना पैसा चाहिए। जो लोगों ने भी इस तरीके का काम किया तो उनके खिलाफ अगर नहीं कोई कार्रवाई करते, कम से कम उस मजदूर को पैसा तो दिलवा देते। फरियाद उसकी नहीं सुन रहे तो कम से कम उसको कुछ डांटते फटकारते। क्यों, क्या कारण है कि आपने उसको पैसा नहीं दिया? कुछ तो करते कि अगर कोई अपनी फरियाद लेकर के जाएगा तो उसकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्या गरीब और अमीर के बीच का अंतर तय करेंगे क्या कि कोई मजदूर आएगा तो उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी? पैसा तो उसको नहीं दिया गया, लेकिन उनके परिजनों को, उनके लड़के, उनके बच्चों को गाली गलौज जरूर किया गया है, ये जरूर उसको मिला है। लेकिन जब पीड़ित जो है FIR करने के लिए हरियाणा थाने पहुंचा तो एप्लीकेशन ले ली गई है, लेकिन उससे अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। जय घड़ी। आदर्श, अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार गरीब जो मजबूर लोग जाते हैं आपके पास, बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि आप उनकी शिकायत पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन लेकर के अपने पास रख लेंगे तो उसका कोई मायने मतलब नहीं है। गरीब हो या कोई भी आदमी हो, उसको कम से कम न्याय मिलना चाहिए और समय पर मिले, तभी उस न्याय का कोई मतलब है। अगर समय पे नहीं मिल पाएगा तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। और किसी को भी अधिकार नहीं दिया है किसी ने कि अगर कोई व्यक्ति काम करने के बाद अपना पैसा मांग रहा है तो उसको और उसके परिवार वालों के साथ या उसके साथ बदसलूकी की जाए, उसके साथ गलत कार्य किए जाए। कम से कम जो भी दोषी लोग हैं, जो भी हो सकता है न्याय उचित जो भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष है उसको कम से कम सुनवाई के साथ साथ उसको जो भी चाहिए उस जरूरत को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।